हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो जेई मेंस और जेई एडवांस का काफी समय से फेवरेट बना हुआ है। फेवरेट क्यों? आप देखेंगे प्रीवियस कुछ ईयर्स में जो सारे के सारे पेपर्स हुए हैं जेई मेंस और जेई एडवांस के, आपको वहां पर इस टॉपिक के क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। और खास बात यह है कि जेई मेंस के हर एक पेपर में इस टॉपिक से एक या एक से ज्यादा क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, कई बार दो दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी चैप्टर से एक क्वेश्चन की श्योरिटी मेरे पास है, उसके साथ साथ अगर वहां से एक से ज्यादा क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो पूरा टॉपिक मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये वो टॉपिक है जिसका बेस हम पहले से लेकर ही आ रहे हैं जूनियर क्लासेस से। जूनियर क्लासेस में आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी बेसिक आइडिया हमें आया होगा। तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज के वो पार्ट हो गए जिन्हें हम पहले से डील करते हुए आ रहे हैं। इसीलिए हमने सबसे पहले ये चैप्टर उठाया है जिसमें हम 10th से आने वाले बच्चों को कनेक्ट करा सके जेई के मैथमेटिक्स से। अब हमें करना क्या है कि जो हम 10th लेवल तक का जो मैथ्स लेकर आए थे, हमें उसे ही अपग्रेड करके कहाँ लेके जाना है, जेई मेंस और जेई एडवांस के लेवल पे ले जाना है। तो कहीं ना कहीं ये वो चैप्टर है जो हमारी इस जर्नी को इनिशिएट करने में हमारी बहुत अच्छे से मदद कर सकता है, लेवल को अपग्रेड करना, थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाना। और इस टॉपिक की बात की जाए तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है, क्योंकि समझने में बहुत आसान लगेगा। कहीं ना कहीं कुछ नए टर्म्स आएंगे जो हम पहले से नहीं जानते हैं, लेकिन आगे हम उन्हें धीरे धीरे ग्रास्प करते हुए चले जाएंगे। इस टॉपिक की अगर बात की जाए सीक्वेंस एंड सीरीज, तो सबसे पहले तो फंडामेंटली हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज क्या होती है। फिर उसके बाद जब हम इस टॉपिक में आते हैं तो इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक है जिन पे हमें काम करना है। सबसे पहला जो सब टॉपिक है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो हम पहले से जानते हैं, और अगर नहीं भी जानते हैं तो अब जान जाएंगे। उसके बाद आता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये तीन टाइप के हमारे पास क्या हो गए, प्रोग्रेशन हो गए। अब इन्हीं में एक और होता है अरिथमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। एक्चुअल में आप देखेंगे वो तीन डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रेशन थे। ये जो आया है ये दो प्रोग्रेशंस का मिक्सचर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का मिक्सचर। आगे जाके देखेंगे कि इनसे कैसे डील करना है। फिर बात आती है मीन्स की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मीन्स होते हैं, अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, उन पर बात करेंगे। फिर बात आती है सिग्मा नोटेशन की, और ये जो सिग्मा नोटेशन है ना, ये वो पार्ट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे ओवरऑल चैप्टर में। ये जो पार्ट है सिग्मा नोटेशन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर सीक्वेंस एंड सीरीज। इसका यूज आपको ओवरऑल मैथ्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर लास्ट में हमारे पास आ जाता है मिससेलेनियस सीक्वेंस एंड सीरीज। इसमें उन सबसे हटके और भी सीक्वेंस एंड सीरीज होती है जिनके बारे में हमें डिस्कशन करना होता है। डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज की सीक्वेंसेस सीरीजेस होती हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, हमें उन पैटर्न्स को एनालाइज करना। थोड़ा सा आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमें सीरीज और सीक्वेंस को देख के कैसे हम आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं, वो इस पार्ट में हमें सीखना होता है। अब बात आती है कि चलो अगर मुझे इस पूरे टॉपिक पे कमांड लानी है तो सबसे फंडामेंटल वे क्या होना चाहिए। फंडामेंटल वे यही है कि हम धीरे धीरे इन पूरे टॉपिक्स को कवर करते हैं और उसके बाद इनमें हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मैथ्स में अगर आप देखेंगे हमारे पास क्वेश्चंस की वैरायटीज बहुत ज्यादा होती है, तो हम जितने ज्यादा क्वेश्चंस की वैरायटीज को हैंडल करेंगे उतना ही हमारे लिए बेटर होगा और हमारा वो टॉपिक स्ट्रांग होता जाएगा। और ये बात सिर्फ सीक्वेंस एंड सीरीज के लिए नहीं है, कोई भी टॉपिक हो मैथ्स का, आपको लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे हमारे पास वैरायटीज बहुत ज्यादा होती है क्वेश्चंस की, है ना। और अगर हम देख रहे हैं कि एक ऐसा एग्जाम देने जा रहे हैं जहां पे कोई लिमिट नहीं है, क्वेश्चंस कैसे भी हो सकते हैं, हो सकता है इजी आ जाए, हो सकता है मॉडरेट आ जाए, हो सकता है डिफिकल्ट आ जाए। तो हमें अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर करना है कि पेपर कैसा भी आए हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो चलो इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, सीक्वेंस एंड सीरीज। अब सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक को चालू करने से पहले हमें कुछ बेसिक आइडियाज होने चाहिए कि एक्चुअल में सीक्वेंस है क्या, सीरीज क्या होती है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब देखिए सीक्वेंस, सीक्वेंस एक मैथमेटिकल टर्म है। इसको अगर मैं आपको नॉर्मल जनरल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो क्या है, सीक्वेंस बेसिकली एक अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आपके पास ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास क्लास में 30 बच्चे बैठे हैं, तो उनके नामों को अगर मैं अरेंज करता हूं विथ सर्टन रूल, रूल इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर मैं कोई चीज डिफाइन करने जा रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि वहां पे यूनिकनेस हो, यानी कि अगर मैं 10 बच्चे बैठे हैं, 10 के 10 वो सीक्वेंस बना रहे हैं, तो वो सीक्वेंस यूनिक आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक अरेंजमेंट तो लेंगे नाम का, लेकिन वहां पे एक डिफाइनाइट रूल लेके आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डाल दिया, तो जितने 10 बच्चे हमारी वो सीक्वेंस बना रहे हैं सबकी यूनिक सीक्वेंस बनेगी। तो सीक्वेंस इज बेसिकली एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट डिफाइंड थ्रू अ डिफाइनाइट रूल।
एक रूल हमारे पास होना चाहिए जिसके चलते रहते मैं उस अरेंजमेंट को डिफाइन करूं, तो बस वही अरेंजमेंट हमारी क्या हो जाएगी, सीक्वेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास डेफिनेशन आ रही है, या फिर आप बोल सकते हैं मैथमेटिकल जो टर्म है, वो है सीक्वेंस। अब सीक्वेंस एक्चुअल में क्या होता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि बेसिकली बस एक अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सीक्वेंस इज एन arrangement of objects defined through a definite rule। रूल का होना इसलिए जरूरी है ताकि अगर मान लीजिए 5-7 लोग अगर सीक्वेंस बना रहे हैं तो सबकी सीक्वेंस यूनिक आनी चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि चलो अरेंजमेंट तो मैं कर रहा हूं, मान लीजिए मेरे पास 3 नाम, राम, कान्हा, श्याम। मान लीजिए ये 3 बच्चे हैं, इन तीनों बच्चों के नामों को अगर मैं अरेंज करके एक सीक्वेंस बनाता हूं तो डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस बन सकती है। आप राम को पहले रख लीजिए, कान्हा को बाद में, श्याम को बाद में, एक तो इसी ऑर्डर में, एक में आप श्याम को पहले ले आइए, कान्हा को बाद में ले आइए, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंसेस बन सकती है। लेकिन अगर मुझे यूनिकली डिफाइन करना है कि 5-7 लोग जो बैठे हैं सबकी ये सीक्वेंस सेम आ जाए, तो मैं क्या करता हूं ना, बोल देता हूं कि इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेना है। जो इनका फर्स्ट लेटर है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से होना चाहिए। तो आप सोचिए सीक्वेंस क्या बनेगी, सबसे पहले आ जाएगा कान्हा, उसके बाद क्या आ जाएगा, राम, फिर आ जाएगा श्याम। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको एक रूल दे दिया जिसके चलते रहते ये सीक्वेंस यूनिकली डिफाइन हो जाए। तो बात रही राम, श्याम, कान्हा, ये तो बस बेसिकली एक एग्जांपल हो गया। हमें जो काम करना है बेसिकली वो नंबर्स पे करना है। तो सीक्वेंस क्या होती है, एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिफाइंड थ्रू अ डिफाइनाइट रूल। अब बात आई कि सीक्वेंस को क्या हम जैसे डिनोट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं क्या, हाँ जरूर है। सीक्वेंसेस आर जनरली डिनोटेड बाय, हाँ कैसे डिनोट करते हैं, कुछ इस तरीके का सिंबल होता है। जैसे ये लेस देन और ग्रेटर देन वाला साइन आपने देखा ही होगा, इसके बीच में हम ए एन, बी एन, सी एन और टी एन, ईटीसी, कुछ इस तरीके के सिंबल से हम सीक्वेंस को डिनोट करते हैं। अब ये इनका यूज इस तरीके से क्यों किया जाता है, आगे वो किसी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। अब बात आएगी, चलिए ठीक है मैं समझ गया सीक्वेंस क्या है, एक अरेंजमेंट है जहां पे एक डिफाइनाइट रूल होना चाहिए जिसके चलते रहते वो पूरा का पूरा अरेंजमेंट डिफाइन हो जाए। जैसे मान लीजिए इसका एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल मान लीजिए पहला एग्जाम्पल हमने लिया ए एन। देखिए सीक्वेंस को डिनोट करने के लिए मैंने क्या किया, एक नोटेशन ले ली ए एन। मान लीजिए सीक्वेंस लेते हैं हम 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन टिल ये चलता जाएगा। अब जरा आप देखिए ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है ना, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया, और एक रूल मेरे पास है। रूल क्या है, मैं अल्टरनेट ऑड नंबर्स नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बोल सकता हूं कि हाँ जितने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑड नंबर्स आ रहे हैं उन्हें मैं कलेक्ट करता जा रहा हूं। क्योंकि अगर मैं अल्टरनेट बोलूंगा तो बात ही क्या, क्योंकि 2 तो छूटेगा ही, 4 छूटेगा ही, 6 छूटेगा ही, क्योंकि वो सारे इवन नंबर्स हैं। तो इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने सारे के सारे ऑड नंबर्स को अरेंज कर दिया है। अब इसमें अगर आप देखें यहाँ पे जो नोटेशन होती है ना एन, इसका क्या यूज है, एन से हम अब इन जितने भी ये टर्म्स है ना इनकी नेमिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म है, पहला टर्म, तो इसे हम नाम देंगे A1। ये इस सीक्वेंस का दूसरा टर्म, तो इसे हम नाम देंगे A2। ये सीक्वेंस का तीसरा टर्म, तो हम इसे नाम देंगे A3। ये सीक्वेंस का चौथा टर्म, तो इसे हम नाम देंगे A4 एंड सो ऑन। ये पूरी कहानी चलती जाएगी। अब सिमिलरली मान लेते हैं कि मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल सेकंड। मान लेता हूं अब की बार मैंने सीक्वेंस ली Bn, और Bn में मैंने एक सीक्वेंस ले ली 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो अगर आप देखेंगे इस सीक्वेंस में भी अरेंजमेंट ऑफ क्या है, नंबर्स है, और रूल क्या है हमारे पास, रूल ये है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर्स को ले रहा हूं। अब बात आती है कि देखो जरा, सबसे पहला जो टर्म होगा नोटेशन क्या होनी चाहिए। अब अगर मैंने सीक्वेंस को Bn माना है तो इसका जो फर्स्ट टर्म होगा ना वो होगा B1, सेकेंड टर्म होगा B2, थर्ड टर्म होगा B3 एंड सो ऑन। ये कहानी भी पूरी चलती जाएगी, सारे के सारे टर्म्स की नेमिंग आ जाएगी। वो कहां से आई, ये जो मैंने सीक्वेंस को नोटेशन दी थी। अगर मैंने सीक्वेंस को नोटेशन दी होती टीएन, टीएन यानी कि यहाँ पे,
तो जो सारे टर्म आते हैं वो कैसे आते हैं, T1 T2 T3 T4 एंड सो ऑन, ऐसे ही आते चले जाते हैं। ये दो एग्जाम्पल, बेसिक से एग्जाम्पल हमने लिए। चलिए मान लेते हैं मैं और एग्जाम्पल लेके देखता हूं। एग्जाम्पल 3 में हम एक काम करते हैं, सीक्वेंस लेते हैं Cn इज इक्वल टू ए, क्या आप ये सीक्वेंस एनालाइज कर पा रहे हैं? मैंने क्या किया, अल्टरनेट अल्फाबेट्स को छोड़ के, ए से चालू करके अल्टरनेट अल्फाबेट्स को छोड़ करके एक पूरी की पूरी अल्फाबेट्स की सीक्वेंस बना दी। आप देखिए, ए के बाद बी आता है वो छोड़ दिया, सी के बाद डी आता है वो छोड़ दिया, ई के बाद एफ आता है वो छोड़ दिया, जी के बाद एच आता है वो छोड़ दिया। ऐसे ही करते करते पूरी अल्फाबेट्स की मैंने क्या बना दी, एक सीक्वेंस बना दी। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि टोटल अल्फाबेट्स 26 होते हैं, तो इस सीक्वेंस में हमारे पास 13 टर्म्स आएंगे। अब सोचिए कि ये भी क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ अल्फाबेट्स हो गया, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिला। और एक रूल होना चाहिए, रूल क्या हो गया कि मैं ए से चालू करके अल्टरनेट अल्फाबेट्स ले रहा हूं, तो वो हमारे पास रूल हो गया। तो ये भी एक सीक्वेंस हो गई। सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म है उसको हम नाम देंगे यहाँ पे C1, सेकेंड टर्म हो गया C2, थर्ड टर्म हो गया C3 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। ओवरऑल इस सीक्वेंस में टर्म आने वाले हैं टोटल 13। अब बात आती है, चलिए कुछ और भी तरीके की सीक्वेंसेस होती है जिनको हम सोच सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल 4, जैसे मान लीजिए आपको बताया गया कि कोई एक सीक्वेंस है हमारे पास। अब सीक्वेंस को फॉर्मली नहीं डिफाइन करके कुछ अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। कैसे? जैसे मान लेता हूं कि मेरे पास एक सीक्वेंस है जिसमें मुझे बताया गया कि उसका जो फर्स्ट टर्म है ना वो 1 है, और जो सेकेंड टर्म है वो भी 1 है। दो टर्म हमें दे दिए गए A1 एंड A2। अब क्या हुआ ना, आगे जो आने वाले टर्म्स है ना उनके लिए हमें कोई रिलेशन दे दिया गया। रिलेशन किस तरीके से, an+2 इज इक्वल टू an+1 प्लस an। देखिए, ये एक रिलेशन दे दिया गया जिससे मुझे अब सीक्वेंस के बाकी सारे के सारे टर्म्स निकालने हैं। तो ये एक और तरीका हो गया सीक्वेंस को डिफाइन करने का। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें, n पे हम कुछ कंडीशन ले सकते हैं। क्या n कैसा होना चाहिए? हमें पता है कि अगर मैं A1 A2 A3 इसके थ्रू टर्म्स को डिनोट कर रहा हूं, तो सबसे पहली बात n हमेशा कैसा रहेगा, हमारा नेचुरल नंबर रहेगा, क्योंकि हम 1 से चालू कर रहे हैं। क्वेश्चंस में कई बार 0 से भी चालू करता है, तो वहां पे उसके अकॉर्डिंग हम डील कर लेते हैं। लेकिन हाँ, हम लोग इनको 1 2 3 इस तरीके से ले रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो n है, नीचे जो सफिक्स आ रहे हैं, ये कैसे होने चाहिए, नेचुरल। अब आप एक चीज सोच के देखिए, n मिनिमम क्या वैल्यू ले सकता है? क्या n को मैं 0 पुट कर सकता हूँ? आप n को 0 पुट करेंगे तो ये A2 हो जाएगा, ये A1 हो जाएगा, लेकिन ये A0 हो जाएगा, A0, जो कि हमारे लिए वैलिड हाल फिलहाल नहीं है। तो इसका मतलब n 0 नहीं हो सकता, तो n की मिनिमम वैल्यू होगी 1, इसलिए n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कुछ इस तरीके से सामने वाले ने एक सीक्वेंस को डिफाइन किया। अब देखिए, अगर मुझे पूरी सीक्वेंस पता करनी है तो मैं कैसे करूंगा? अब जैसे A1 A2 दे रखा है, मुझे A3 निकालना है, तो A3 निकालने के लिए आप खुद सोचिए इस रिलेशन का आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। यहां पे अगर मैं n को 1 पुट कर दूं तो ये कहीं ना कहीं A3 बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं, एट n इज इक्वल टू 1। n को आप जैसे ही 1 पुट करते हैं तो ये ओवरऑल क्वांटिटी हो जाएगी A3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 1 A2 प्लस ये हो गया A1। अब देखिए, आपको A1 और A2 दोनों पता है, तो कुल मिला के मैं इस सीक्वेंस का थर्ड टर्म निकाल सकता हूं। वो क्या आ जाएगा, 1 + 1 2। क्या ये निकल पाया? हाँ। अब बात आती है कि चलिए A3 निकल गया, तो A4 पे चलते हैं। तो A4 के लिए अब मुझे n को क्या रखना चाहिए, आप खुद सोचिए। ये 2 है, 2 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 4 आ जाए? तो ऑब्वियस है 2 ऐड करेंगे, तो n इज इक्वल टू 2। आपने जैसे ही n को 2 रखा तो ये बन गया A4 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, A3 प्लस ये हो गया A2। तो आप ऑब्जर्व करके देखिए, जैसे मुझे A3 निकालना था तो वो उसके जस्ट प्रीवियस दो टर्म्स को ऐड करके आया। सिमिलरली A4 निकालना है तो A4 के जस्ट प्रीवियस दो टर्म्स थे उनको ऐड करके A4 आएगा। A3 क्या निकला था, 2 प्लस A2 क्या आया, 1। तो A4 हो गया हमारे पास 3। सिमिलरली अगर मैं n इज इक्वल टू 3 पे बात करूं, n इज इक्वल टू 3, तो आप देखिए क्या हो जाएगा, n को जैसे ही 3 पुट करेंगे तो बात आ जाएगी A5 की। हाँ, A5। अब बात आती है यहाँ पे क्या हो जाएगा, A4 प्लस A3। देखिए, इस सीक्वेंस में अगर आप ऑब्जर्व करें, बहुत ही बढ़िया सीक्वेंस है। ऐसी सीक्वेंसेस हमें जेईई मेंस में देखने को मिलती है। ये बस बेसिकली पैटर्न्स हैं जो हमें एनालाइज करने हैं। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए, A5 भी निकालना है तो कैसे निकलेगा, उसके जस्ट दो जो प्रीवियस टर्म्स थे उनको आप ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा। तो A4 कुल मिला के क्या आ गया हमारे पास, A4 आ जाएगा प्रीवियस टर्म, यानी कि A4 3 और A3 हमारे पास था 2। इन दोनों को जैसे ऐड किया तो A5 आ गया 5। कुछ इस तरीके से ये सीक्वेंस को डिफाइन किया गया है। अब मुझे एक चीज तो पता चल गई कि जो भी टर्म निकालना है वो उसके जस्ट प्रीसीडिंग दो टर्म्स को ऐड कर करके आ जाता है।
तो एक काम करता हूँ, इस सीक्वेंस को मैं खुद ही बना लेता हूँ। अब तो आसान हो गया, पैटर्न मुझे पता चल गया। an इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 1, ठीक है। थर्ड टर्म कैसे आएगा, प्रीवियस दो टर्म्स को ऐड कर दीजिए, 1 + 1 2। फोर्थ टर्म कैसे आएगा, उसके प्रीवियस दो टर्म को ऐड करिए, 2 + 1 3। फिफ्थ टर्म कैसे आएगा, इसके प्रीवियस दो टर्म को ऐड करिए, 5। अब देखिए दो दो टर्म को ऐड करते जाइए, फर्दर टर्म्स आते जाएंगे। तो 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21, और ये सीक्वेंस ऐसे ही चलती जाएगी। तो यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो an अगर मैंने नाम दिया है तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया a1, सेकेंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3, फोर्थ टर्म a4, फिफ्थ टर्म a5 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे टर्म्स मैं निकालता चला जाऊंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो सीक्वेंस हमने ली थी, ये बहुत ही खास सीक्वेंस है। इसका एक नाम भी है। इस सीक्वेंस को बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस, और जनरली कुछ इस पैटर्न की सीक्वेंसेस हमें देखने को मिल भी सकती हैं जेई में। फिबोनाची सीक्वेंस, ये है फिबोनाची सीक्वेंस। तो सीक्वेंसेस को लिखने का तरीका होता है, बेसिकली है एक अरेंजमेंट, लेकिन डिफाइन करने के डिफरेंट डिफरेंट वेज हो सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने सीक्वेंसेस के कुछ एग्जांपल देखे। अब सीक्वेंस के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक और टर्म आया था सीरीज, उसका मतलब भी हमें पता होना चाहिए। अब देखिए जैसे ही मैं सीरीज पे जाता हूं, अगला जो हमारा ऐसा बोल सकते हैं मैथमेटिकल जो टूल है, जो हमें जानना है, मैथमेटिकल टूल नहीं बोल के हम ऐसा बोल सकते हैं मैथमेटिकल एक वर्ड है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, सीरीज। अब एक्चुअल में सीरीज होता क्या है? सीरीज, मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। सपोज ए एंड बी एनी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। सपोज ए एंड बी एनी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। मेरे पास कोई भी एक सीक्वेंस है। अब मैंने यहाँ पे एक चीज पे जोड़ दिया है, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स नहीं बोला, सीक्वेंस ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट नहीं बोला, इसलिए कि अब हमें नंबर्स पे ही काम करना है। जब बात आई सीरीज की, वो आप समझ जाएंगे किस तरीके से। सपोज ए एंड बी एनी सीक्वेंस ऑफ नंबर, देन द सीरीज ऑफ टर्म्स ऑफ sequence an is defined as। अब मान लीजिए an एक मेरे पास कोई भी एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, उसी सीक्वेंस के टर्म्स को यूज करके मैं एक सीरीज डिफाइन करने जा रहा हूं। अब ये सीरीज बनेगी कैसे? मुझे पता है कि अगर an कोई सीक्वेंस है तो a1, a2, a3, a4, a5 एंड सो ऑन, कुछ इस तरीके से इसके सारे टर्म्स होंगे। अब देखिए यहाँ पे ना दो चीजें आती है। अब अगर an कोई मैं सीक्वेंस ले रहा हूं तो हो सकता है कि उस सीक्वेंस में कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आते हो, या फिर हो सकता है कि वो सीक्वेंस इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स वाली हो। जैसे हमने अभी पीछे एग्जांपल्स लिए थे सीक्वेंसेस के, तो आपने वहां पे ऑब्जर्व किया होगा, ये जो पहला एग्जांपल था जिसमें ऑड नेचुरल नंबर्स की सीक्वेंस थी, फिर इवन नेचुरल नंबर्स की सीक्वेंस थी, तो ये कैसी सीक्वेंसेस थी जो इनफाइनाइटली जा रही है। लेकिन अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ेंगे तो आपने एक एग्जांपल ये भी लिया था अल्फाबेट्स वाला, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थे 13। तो कुछ ऐसी सीक्वेंसेस होती है जहां पे नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, वो वेरी करता है सीक्वेंस के ऊपर। अब बात आई कि कुछ जो जिन सीक्वेंसेस के पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, उन सीक्वेंसेस को अपन बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस, और अगर किसी के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो उसे हम बोल देते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। जनरल एक बेसिक लैंग्वेज को अगर मैं देखना चाहूं तो कुछ इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। अब बात आती है कि जैसे मैं सीरीज डिफाइन करने आया तो मेरे पास एक सीक्वेंस थी नंबर्स की an। अब यहाँ पॉसिबिलिटी है कि an कैसी हो सकती है, या तो इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे या तो इसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, है ना। तो चलिए दूसरा केस हम बगल में ले लेते हैं, जब इसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तब वहां पे हम कैसे डिनोट करेंगे इन चीजों को। मान लेते हैं कि यही सेम सीक्वेंस ऐसी भी पॉसिबल हो सकती है जिसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, a1, a2, a3 एंड सो ऑन, a4 एंड सो ऑन टिल an। इसके पास टोटल टर्म कितने हो गए n, और ये जो सीक्वेंस है इनफाइनाइटली चलती रहेगी, यानी कि इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। अब जब मुझे किसी भी एक ऐसी सीक्वेंस जो नंबर्स की सीक्वेंस है उससे मुझे एक सीरीज डिफाइन करनी है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, बस उसके जितने भी टर्म्स है ना आप उनको ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप उनको ऐड करके एक एक्सप्रेशन जनरेट करते हैं, वही एक्सप्रेशन होता है सीरीज ऑफ सीक्वेंस an। किस तरीके का एक्सप्रेशन? a1
प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 एंड सो ऑन, हम कहां तक चले जाएंगे टिल इंफिनिटी। ये जो एक्सप्रेशन हमने अभी बनाया, इन सारे टर्म्स को ऐड करके जो हम दिखा रहे हैं, ये जो एक्सप्रेशन आया है ना, यही है सीरीज ऑफ टर्म्स ऑफ एन, सीक्वेंस एन। ये सीरीज है। हमने क्या किया, बेसिकली उन सारे टर्म्स को ऐड किया। अब आप एक चीज खुद सोचिए, अगर मान लीजिए सीक्वेंस ऑफ नंबर नहीं होते, सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स होती, सीक्वेंस ऑफ नेम्स होती, या कुछ भी होती नंबर्स के अलावा, क्या उन्हें ऐड करना पॉसिबल हो पाता? नहीं। इसलिए बेसिकली जब भी सीरीज की बात आती है तो हम सीरीज ऑफ नंबर्स पे ही बात करते हैं। लेकिन चलिए, ये तो हमने एक एक्सप्रेशन बना लिया जिसमें मैं सारे टर्म्स को ऐड कर रहा हूं। क्या इसे डिनोट करने का भी कोई तरीका है हमारे पास? हाँ, जरूर है। वो क्या तरीका है? आप एक चीज सोचिए, ये जो सारे टर्म्स हैं, इनमें खास बात क्या है? ए तो सभी जगह फिक्स है, जो हमने सीक्वेंस का नेमिंग लिया था ए एन के हिसाब से। जो वेरी कर रहा है वो क्या है? सफिक्स 1 2 3 4 5। मान लेता हूं कि चलिए ये जो वेरी करने वाले सफिक्स है ना, इनको मैंने ए आर से डिनोट किया। अब एक सिंबल यूज कर रहा हूं, समेशन। समेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो टर्म्स आएंगे ना, आर की वैल्यू पुट करने पे, जैसे मान लीजिए आर कहां से चालू होगा हमारा? 1 से, तो आर इज इक्वल टू 1 2, और ये कहां तक जाएगा? अप टू इंफिनिटी, यानी कि जिसका कोई भी एंड नहीं है। इंफिनिटी जैसा कोई एक्चुअल में नंबर नहीं होता, बस वो हमें एक प्रोसेस को बता रहा है जो इंडिफाइनाइटली चलती जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले मैंने आर को 1 पुट किया तो मुझे मिला A1। फिर समीशन का काम क्या है? आर को आप पुट करते जाइए, जो भी वैल्यूज आएंगे उनको ऐड करते जाइए। समीशन एक्चुअल में हमें ये बताता है। तो आर इज इक्वल टू 1 पुट किया A1, फिर प्लस, फिर आर इज इक्वल टू 2 पुट किया A2, फिर प्लस आर इज इक्वल टू 3 पुट किया, फिर आर इज इक्वल टू 4 पुट किया। ऐसे ही करते जाएंगे और कहां तक जाएंगे? जो हमारी अपर लिमिट है, और अपर लिमिट क्या है? इंफिनिटी, टिल इंफिनिटी, यानी कि ये सारे टर्म्स ऐड होते रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से मैं इसे डिनोट कर सकता हूं, समीशन ए आर, आर वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। अब जैसे देखिए, उधर फाइनाइट सीक्वेंस के केस में जाते हैं। तो फाइनाइट सीक्वेंस के केस में अगर मुझे सीरीज बनाना है तो जनरली सीरीज तो यही होगी, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ऐसे ही मैं कहां तक चला जाऊंगा? टिल AN। अब यहाँ पे हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। तो अब अगर इसे मुझे शॉर्ट में डिनोट करना है तो यूज करूंगा मैं समेशन। समेशन ही एक्चुअल में सिग्मा नोटेशन है, जिसके बारे में आगे हम जाकर बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहली बात आई कि डिनोट करना है, तो सफिक्स यहाँ पे देखिए क्या है? 1 2 3 4 सफिक्स ही हैं जो वेरी कर रहे हैं। तो एक काम करता हूं, एक ए आर जनरल टर्म ले लेता हूं, इस पे मैं समीशन ऑपरेट करता हूं। अब आर कहां से चालू हो रहा है? आप देख पा रहे हैं 1 से, तो आर इज इक्वल टू 1, और जो मैक्सिमम लिमिट है वो कहां है? आर इज इक्वल टू 1 टू एन। तो ये हो गया इस सीरीज के लिए हमारे पास एक नोटेशन आ गई कि अब आप आर को 1 से लेके एन तक वेरी कराइए, जितने भी टर्म्स आएंगे आप उनको ऐड कर दीजिए। तो ये एक्चुअल में किसी भी सीक्वेंस के थ्रू सीरीज डिफाइन करने का तरीका हो गया। तो अब हमें दो बेसिक आइडियाज मिल गए कि एक्चुअल में सीक्वेंस क्या होती है और सीरीज क्या होती है। अब हम बात करते हैं आगे जाकर के कि प्रोग्रेशन क्या होता है, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इन सारी चीजों से डील करना है। तो अब बेसिकली अगर मैं जाता हूं आगे प्रोग्रेशन की तरफ, तो एक्चुअल में प्रोग्रेशन होता क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। अगली जो हमारे पास मैथमेटिकल लैंग्वेज एक वर्ड आ रहा है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, वो है प्रोग्रेशंस। प्रोग्रेशंस एक्चुअल में ये क्या है, अब हमें ये भी पता होना चाहिए। इसको समझने से पहले एक काम करते हैं, हम दो तीन एग्जांपल्स लेते हैं सीक्वेंस के, उससे ये समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जरा देखिए, एक एग्जांपल मैं लेता हूं, an इज इक्वल टू, जो हमारे बेसिक एग्जांपल्स थे जो हमने पहले लिए थे, 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, जाने दीजिए। अच्छा, एक डाउट ये नहीं आना चाहिए कि सर कहीं आपने पहले इसको bn नाम से तो नहीं डिनोट किया था प्रीवियस स्लाइड्स में? उससे फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ उनकी नोटेशन है। अगर मैंने इसको an नाम दिया तो इसका फर्स्ट टर्म A1 A2 A3 A4 इस तरीके से डिफाइन करने के लिए जनरल नोटेशन होती है बस। अब एक और सीक्वेंस लेता हूं, bn। bn में एक काम करते हैं, हम ऑड वाली ले लेते हैं, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, ये भी पूरा टिल इंफिनिटी जाने देते हैं। अब एक और सीक्वेंस लेता हूं, इस सीक्वेंस को थोड़ा ध्यान से देखिए, सीक्वेंस Cn। इसमें 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस भी जा रही है। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, पहली दो सीक्वेंस तो हम पहले भी देख चुके थे। ये जो तीसरी सीक्वेंस आई, ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स तो है, लेकिन यहाँ पे रूल क्या है जिसके चलते रहते हैं डिफाइन हो रही है। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, 2 3
5, 7, 11 ये सारे क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आने वाले सारे प्राइम नंबर्स को नहीं मैंने लिख लिया है। इंक्रीजिंग ऑर्डर इसलिए बोल रहा हूँ कि एक हमारे पास रूल होना चाहिए ना, अगर मैं सिर्फ इतना बोलूँ प्राइम नंबर्स को अरेंज कर दो, तो कैसे अरेंज कर दो, आप किसी को भी आगे पीछे रख सकते हो, तो वहां पे यूनिकनेस नहीं आएगी, इसलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे प्राइम नंबर्स यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस और आई। अब इन तीनों सीक्वेंस में अगर आप देखेंगे ना, तो हमें कुछ छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करना है। जैसे मान लीजिए पहली सीक्वेंस में बात करता हूं, पहली सीक्वेंस में अगर आप देखेंगे तो एक हमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि जो कोई भी टर्म है उसका जस्ट सक्सीडिंग टर्म कैसे आता है। वो पैटर्न क्या है, टू। टू में आपने जैसे टू ऐड किया 4, फिर टू ऐड किया 6, 6 फिर टू ऐड किया 8, टू ऐड किया 10, ऐसे ये पूरी की पूरी सीक्वेंस चलती जाएगी। तो यहाँ पे हमें एक पैटर्न देखने को मिला। सेकेंड सीक्वेंस में आएंगे तो यहाँ पे भी सिमिलर एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि 1+2 3, 3+2 5, 5+2 7, 7+2 9, यानी कि आप एक फिक्स नंबर ऐड करते जा रहे हैं और आपकी सीक्वेंस बनती चली जा रही है। सिमिलरली मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, 1, 2, 4, 8, 16। आप अगर ये सीक्वेंस भी देखेंगे तो ये भी एक सीक्वेंस हो गई जिसमें नंबर्स को अरेंज करके लिखा गया है। सीक्वेंस स्टार्ट कहां से हुई, 1 से। अब अरेंजमेंट आया कैसे, अरेंजमेंट का तरीका कुछ इस तरीके से आया है यहाँ पे कि जो भी टर्म्स आ रहे हैं ना उनमें टू का प्रोडक्ट कर करके मैं फर्दर टर्म्स निकालता चला जा रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक रूल भी हो गया, 1, 1 इंटू 2, 2, 2 इंटू 2, 4, 4 इंटू 2, 8, 8 इंटू 2, 16। तो कुछ इस तरीके से ये सीक्वेंस आगे बढ़ रही। यहाँ पे भी हमें एक पैटर्न मिला। पैटर्न क्या है कि जो एक टर्म है उसका अगला टर्म कैसे निकलेगा, 2 से प्रोडक्ट कर दो, फिर उसका अगला टर्म, फिर 2 से प्रोडक्ट कर दो, फिर अगला टर्म, फिर 2 से प्रोडक्ट कर दो। कुछ इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन ये जो तीसरी सीक्वेंस थी, क्या आप यहां पे ऐसा कोई पैटर्न बता सकते हैं? जैसे मान लीजिए 2 में 1 ऐड किया 3, लेकिन फिर अगले बार क्या हो गया, 2 ऐड हो गया 5, 5+2 7, 7+4 11। ऐसा कोई पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा कि कुछ ऐड या मल्टीप्लाई करके मैं आगे के टर्म्स निकाल सकूं। आपको भी पता होना चाहिए कि जो आगे आने वाले प्राइम्स है, अगर उन प्राइम्स के बारे में चलिए बेसिक नॉलेज हमें होती है कि 50 तक के प्राइम्स तो मैं लिख लूंगा, लेकिन उसके बाद जब प्राइम्स लिखने पड़ेंगे तो हमें थोड़ा सा वहां पे मशक्कत करनी पड़ेगी प्राइम्स को निकालने के लिए। लेकिन इन तीनों सीक्वेंसेस में अगर आप ऑब्जर्व करें तो ऐसी कोई भी मेहनत हमें नहीं करनी, हम बेसिकली पूरी सीक्वेंस को आसानी से बना सकते हैं। तो बात आई कि ये जो तीन सीक्वेंस है AN, BN एंड DN, इनके पास कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स हैं जिसके चलते रहते प्रीसीडिंग टर्म में कुछ ऐड, मल्टीप्लाई, सबट्रैक्ट कुछ ना कुछ करके अगला टर्म आ जाता है। लेकिन ऐसा कोई पैटर्न इस सीक्वेंस के पास नहीं है। अब आप खुद ऑब्जर्व करके देखिए, अगर पैटर्न है तो कुछ ना कुछ तो वहां पे हो सकता है। पैटर्न होने से क्या फायदा होता है मैं आपको जरा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये पहली सीक्वेंस है, इसका जो पहला टर्म है ये A1, ये दूसरा टर्म A2, ये तीसरा टर्म हमारे पास क्या आया A6, ये चौथा टर्म हमारे पास क्या आया 8, फिर उसके बाद पांचवा टर्म 10। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, पहला टर्म 2, दूसरा टर्म 4, तीसरा टर्म 6, फोर्थ टर्म 8। आप ऑब्जर्व करिए, मुझे जो भी टर्म निकालना है, जैसे मान लीजिए A5 निकालना है तो 5 इंटू 2 10 आएगा, A6 निकालना है 6 इंटू 2 12 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से सारे टर्म्स आ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए मुझे इस सीक्वेंस का nth टर्म निकालना है AN, तो वो क्या आ जाएगा 2 इंटू एन। अब nth टर्म क्यों निकाला कि n को मैं कोई भी वैल्यू रखूंगा तो वो वाला टर्म निकल के आ जाएगा। जैसे A5 निकालना है, n को 5 रख दीजिए A10 हो गया, n को 100 रख दीजिए 100 इंटू 2 200 हो गया। तो इसका मतलब मुझे एक बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला मिल गया यार इस सीक्वेंस के लिए कि अगर मुझे कोई भी टर्म निकालना है बस मैं n की वैल्यू पुट करता हूँ वो टर्म निकल के आ जाएगा। देखिए जरा, क्या ये बात सही है? ये जो इस तरीके का फॉर्मूला होता है जिससे मैं उस सीक्वेंस का कोई भी टर्म निकाल सकता हूं, आप नंबर बोलिए मैं निकाल के देता हूं। तो ऐसा जो फॉर्मूला बनता है ना उसे हम बोलते हैं उस सीक्वेंस का जनरल टर्म का फॉर्मूला। जनरल टर्म यानी कि आपको कोई भी टर्म निकालना है वो उस फॉर्मूले से निकल के आएगा। यहां पे भी आप ऑब्जर्व करिए 1 3 5 7 9 11। बेसिकली हम ये जो सीक्वेंस है ये हम 10th में पढ़ के आ चुके हैं। ये क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आपको पता होगा इसका जनरल टर्म क्या आता था। अगर ये सीक्वेंस है Bn तो इसके जनरल टर्म को Bn से डिनोट करेंगे। तो Bn इज इक्वल टू, अगर आपको याद हो इसका जनरल टर्म आता था 2n माइनस 1। आप n को 1 पुट करके देखिए, 2 माइनस 1 1, पहला टर्म 1। n को 2 पुट कीजिए, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3। n को जैसे ही 2 पुट किया आया 3। फर्दर आप n को 3 4 5 कुछ भी पुट करिए, सारे टर्म्स निकल के आएंगे। अब आप सोचिए काम कितना आसान हो गया। कोई पूछ ले कि इसका 50वां टर्म कौन सा है तो तुरंत n को 50 पुट करूंगा, 50 इंटू 200 माइनस 1 99। लेकिन वहीं अगर कोई इस सीक्वेंस में पूछ ले कि इस सीक्वेंस का बताओ 100वां टर्म कौन सा है तो हमारी हालत खराब हो जाएगी।
मुझे पता करना पड़ेगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो 100वां प्राइम आता है वो कौन सा प्राइम है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्मूला बन नहीं सकता, इसके पास कोई पैटर्न ही नहीं है जिसके चलते रहते ऐसा कोई फॉर्मूला बन सके। तो अब हुआ क्या, हमें कुछ सीक्वेंसेस मिली जिनके पास एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। पैटर्न इन द सेंस कि यहाँ जो फर्दर टर्म्स आ रहे हैं ना वो कैसे आ रहे हैं उसके बारे में बेसिक आइडिया होता है। कुछ ऐसी सीक्वेंस होती है जहां पे कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता है। अगर पैटर्न है तो वहां पे जनरल टर्म का फॉर्मूला आ जाएगा, अगर कोई पैटर्न नहीं है तो जनरल टर्म का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता। तो सीक्वेंस अब दो तरीके की आ गई हमारे पास, ऐसी सीक्वेंस जिनके पास कोई पर्टिकुलर पैटर्न है, ऐसी सीक्वेंस जिनके पास कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। तो प्रोग्रेशंस के बारे में जब बात आई तो प्रोग्रेशंस भी कुछ नहीं बल्कि सीक्वेंसेस ही हैं, लेकिन ऐसी सीक्वेंस जिनके पास एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। पैटर्न है तो जनरल टर्म का फॉर्मूला होगा, यानी कि ऐसी सीक्वेंस जहां पे जनरल टर्म का फॉर्मूला और पैटर्न है उन्हीं को नाम दे दिया गया प्रोग्रेशंस। जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन पे जैसे ही हम गए तो हमें पता चल गया, सपोज ए एन बी एनी सीक्वेंस, अब ये भी नंबर्स की सीक्वेंस होनी चाहिए, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए पैटर्न होना चाहिए। अब पैटर्न के बाद वहां पे हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला भी होना चाहिए। तो सपोज ए एंड बी एनी सीक्वेंस, 2 सेकेंड इसे थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं तो हमारे पास स्पेस आ जाएगा। सपोज ए एंड बी एनी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स such that it has a particular pattern and a formula for its general term, formula for its general term, then an sequence an is said to be a progression। ये हो गई प्रोग्रेशन की डेफिनेशन, कि कुछ ऐसी सीक्वेंसेस होती है जिनके पास एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है और एक जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है, तो उन खास सीक्वेंसेस को हम क्या बोल देते हैं, प्रोग्रेशंस। अब बात आई कि मुझे बेसिक आइडिया हो गया सीक्वेंस, सीरीज, प्रोग्रेशन। अब हम आगे बढ़ सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज का जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये हम पहले से भी पढ़ के आ चुके हैं, बेसिक आइडिया हमें इसके बारे में है। अब प्रोग्रेशन बोल रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास कोई ना कोई पैटर्न होगा और जनरल टर्म का फॉर्मूला भी होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये कैसी सीक्वेंस होनी चाहिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10th में हम पढ़कर आ चुके हैं, तो थोड़ा बेसिक आइडिया है, तो उसी हिसाब से हम इसे जनरेट करके आगे बढ़ जाते हैं। थ्योरी पे अगर बात करूं तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं ताकि कनेक्ट करने में बहुत आसानी हो। जैसे मान लीजिए मैंने एक सीक्वेंस ली एन 1 5 9 13 17 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस चलती जाएगी। अब इस सीक्वेंस के बारे में अगर बात कीजिए, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो सीक्वेंस के पास एक पैटर्न होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा क्या पैटर्न है हम कैच करने की कोशिश करते हैं। आप देखिए फर्स्ट टर्म था 1, 1 में जैसे ही मैंने +4 किया अगला टर्म आ गया 5, फिर इस टर्म में जैसे ही मैंने +4 किया अगला टर्म आ गया 9, फिर इस टर्म में जैसे ही +4 किया अगला टर्म आ गया 13, फिर इसमें जैसे ही +4 किया अगला टर्म आ गया 17। यानी कि अगर मैं किसी भी टर्म में +4 करता हूं तो अगला टर्म निकल कर आ जाता है। तो ये जो सीक्वेंस बनी कैसे बनी कि आप हर एक टर्म में एक फिक्स क्वांटिटी ऐड कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि हाँ इसमें 4 ऐड कर दिया, इसमें 5, फिर इसमें 5 5 6, कहीं भी कोई भी रैंडम नंबर ऐड नहीं हो रहा। हर एक टर्म में सेम फिक्स क्वांटिटी या सेम फिक्स नंबर ऐड हो रहा है। तो ये जो नंबर ऐड हो रहा है ना, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। इसी के चलते रहते अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिफाइन होता है। तो ऐसी सीक्वेंसेस जिसमें आगे आने वाला हर एक टर्म प्रीवियस टर्म में एक फिक्स कांस्टेंट ऐड करके आ जाता है, वही सीक्वेंस होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप ऑब्जर्व कीजिए, इसमें जो फिक्स टर्म ऐड कर रहा हूं मैं वो क्या है, क्वांटिटी 4 है। अब बात आती है कि जैसे मान लीजिए एक और सीक्वेंस लेता हूं मैं, bn, bn को ऑब्जर्व करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए 1 11 21 31 41 51 एंड सो ऑन, इस सीक्वेंस को भी मैं जाने देता हूं।
तो आप अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे फर्स्ट टर्म में ऐसा क्या ऐड किया जाएगी, सेकंड टर्म आ जाए तो 10, फिर सेकंड टर्म में वही क्वांटिटी ऐड हुई 10 ताकि अगला टर्म आ जाए, फिर 21 में भी वही क्वांटिटी ऐड हुई 10, अगला टर्म आ गया। इसका मतलब हर एक प्रीवियस टर्म में मैं 10 ऐड करता हूं तो उसका जस्ट सक्सीडिंग टर्म निकल कर आ जाता है, और ये हर एक टर्म के लिए काम कर रहा है। अगर एक भी टर्म ऐसा हो जाए, जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पे अगर 42 ले लेता, चलिए इसको थोड़ा सा अपन अलग कर देते हैं, मान लीजिए 42 हो जाता और फिर ये 52 हो जाता। अब जरा ऑब्जर्व करके देखिएगा ना, 1 प्लस 10 11, 11 प्लस 10 21, 21 प्लस 10 31। अब 31 प्लस 10 तो 41 आना चाहिए था। इसका मतलब एक ऐसा टर्म मिला जिसके लिए वो कांस्टेंट नंबर बदल गया जो ऐड होके सक्सीडिंग टर्म आता था। अगर वो कांस्टेंट नंबर बदल गया तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा पैटर्न है जिसमें हर एक प्रीसीडिंग टर्म में आप फिक्स क्वांटिटी ऐड करो, उसका जस्ट सक्सीडिंग टर्म निकल कर आ जाता है। तो कुल मिला के अगर इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होना है तो ये जो टर्म है ये क्या होना चाहिए, 41 होना चाहिए, फिर अगला आएगा 51 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। अब देखिए एक तरीका तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रीड आउट करने का ये हो गया कि प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स क्वांटिटी ऐड हो रही, सक्सीडिंग आ रहा है, ये हर एक टर्म के लिए हो रहा है। क्या कोई और तरीके से देखा जा सकता है? हाँ, एक देखने का तरीका और है। अगर मान लीजिए कोई भी सीक्वेंस ऐसी है जिसमें आप कोई भी एक टर्म उठाते हैं और उससे उसका जस्ट प्रीसीडिंग टर्म सबट्रैक्ट करते हैं, तो आपको अगर हर बार हर एक टर्म से उसका प्रीसीडिंग टर्म सबट्रैक्ट करने पे अगर सेम नंबर मिल रहा है तो वो सीक्वेंस भी कैसी हो जाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जरा ऑब्जर्व करते हैं इसको, एक बार के लिए हम इरेज कर देते हैं ये जो हम +4 कर रहे थे। आप ऑब्जर्व कीजिए, ये अगर मान लीजिए पहला टर्म है A1, ये दूसरा टर्म है A2, ये तीसरा टर्म है A3, ये चौथा टर्म है A4, ये पांचवा टर्म है A5। तो यहां पर अगर मैं A2 माइनस A1 करता हूं, A2 माइनस A1, तो ये क्या आएगा, 5 माइनस 1 4। अगर मान लीजिए आप A4 माइनस A3 करते हैं, A4 माइनस A3, तो A4 हो गया 13 13 और A3 हो गया 9, तो ये हमारे पास आ गया 4। सिमिलरली अगर आप A5 माइनस A4 करें, उससे उसका जस्ट प्रीसीडिंग टर्म सबट्रैक्ट करना है, तो 17 माइनस 13 विच इज ऑल्सो 4। तो आप ऑब्जर्व करके देखिए, अगर कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो आप किसी भी टर्म से उसका जस्ट प्रीसीडिंग टर्म सबट्रैक्ट कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, वही नंबर मिल जाएगा जो ऐड कर करके मैं सीक्वेंस बना रहा था। और यही जो फिक्स नंबर है ना, इसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस। सिमिलरली अगर आप यहां पे ऑब्जर्व कीजिए, जो इसका फर्स्ट टर्म है B1, सेकेंड टर्म B2, थर्ड टर्म B3, फोर्थ टर्म B4 एंड सो ऑन, ये ऐसे ही चलता जाएगा। आप अगर B4 माइनस B3 करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, B4 हो गया 31, 31 माइनस 21 10। आप B2 माइनस B1 करके देखिए, B2 माइनस B1 हो गया 11 माइनस 1 विच इज ऑल्सो 10। तो आप ऑब्जर्व करके देखिए हर एक टर्म में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। किसी भी टर्म से उसका प्रीसीडिंग टर्म सबट्रैक्ट कीजिए, आपको फिक्स कांस्टेंट नंबर मिलना चाहिए, और वो फिक्स कांस्टेंट नंबर थ्रू आउट द सीक्वेंस मिलना चाहिए। कोई भी ऐसा टर्म नहीं होगा जो उस कंडीशन को फेल कर जाए। तो ये जो तरीके की सीक्वेंसेस होती है जिनमें कुछ इस तरीके का पैटर्न हो कि एक ही क्वांटिटी ऐड हो के आपकी पूरी सीक्वेंस जनरेट हो रही है, तो ऐसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन अब बात आई कि चलिए हम इसे समझ तो गए, अब इसे डिफाइन कैसा किया जाए, क्योंकि देखिए मैथमेटिकली अब हमें क्या करना है ना, बेसिकली मैथमेटिकल लैंग्वेज पे काम करना है। अब मैथमेटिकल लैंग्वेज बोलने का मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि अलग से जैसे हिंदी इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं, मराठी उर्दू ये सारी चीजें होती है, वैसी कोई अलग लैंग्वेज नहीं है। बस हमारे पास एक थोड़े बहुत टूल्स या फिर बोल सकते हैं मैथमेटिकल वर्ड्स हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होनी चाहिए। अब कुछ उस तरीके से ही मैं इसकी डेफिनेशंस को लिखने की कोशिश करता हूं, आप देखिएगा। चलिए, ये तो हो गया बेसिकली फंडामेंटल एग्जांपल जिससे हम समझ रहे थे फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। हाँ, अब डेफिनेशन देखते हैं। सपोज A and B, any sequence of numbers, any sequence of numbers such that such that the difference of any of its term of any of its term with its just preceding term, its just preceding term
इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सीक्वेंस। थ्रू आउट द सीक्वेंस बोलने का मतलब ये है कि पूरी सीक्वेंस के लिए, थ्रू आउट द सीक्वेंस, देन an is said to be an arithmetic progression। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब बात आई कि सर ये तो वही लैंग्वेज हो गई जो हमने अभी समझा था, इसमें तो कुछ खास हमने नया किया नहीं। अब बात आती है कि मैं इसे कैसे मैथमेटिकली डिफाइन करता हूँ। मैथमेटिकली डिफाइन करने का मतलब क्या है कि अब उन नोटेशंस का यूज करना है जिनको मैं सीक्वेंसेस को डिफाइन करने के लिए यूज कर रहा था। अब देखिए सीक्वेंस को कैसे डिफाइन किया, ए एन बी एन की हेल्प से डिफाइन किया। तो अब ए एन और बी एन की मदद से मैं एपी की डेफिनेशन लिखता हूँ सच। अब आप देखिएगा जरा, अगर कोई भी टर्म है एपी का, रैंडम कोई भी टर्म लेना है तो उसे हम हमेशा अज्यूम करते हैं एन। एन होता है जनरल टर्म। जनरल टर्म मतलब आप एन की कोई भी वैल्यू डालिए वो टर्म आ गया। इसका मतलब कोई भी रैंडम रैंडम टर्म क्या हो गया, एन। अब एक बात बताइए, अगर ये कोई टर्म है तो इसका जस्ट प्रीसीडिंग टर्म क्या आएगा, ए एन माइनस वन। उससे जस्ट एक पहले वाली वैल्यू, यहाँ एन तो यहाँ एन माइनस वन। अब आप जैसे एन को 5 पुट करेंगे तो ये 5 हो गया, ये 4, ए 5 माइनस ए 4। एन को 7 पुट करेंगे तो ए 7 माइनस ए 6। यानी कि ये वो सारे के सारे कलेक्शन हो जाएंगे जहां पे कोई भी एक टर्म जो हमारे पास है वो उसके प्रीसीडिंग टर्म से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, या फिर प्रीसीडिंग टर्म उससे सब्ट्रैक्ट हो रहा सक्सीडिंग टर्म से, है ना। अब बात कीजिए ए एन माइनस वन, ये थ्रू आउट द सीक्वेंस कैसा आना चाहिए, एक फिक्स कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। मान लेता हूं कि चलिए वो फिक्स कांस्टेंट नंबर एक बार के लिए डी है। इंटेंशनली ले रहा हूं डी क्योंकि एक नोटेशन है, आगे जाके समझेंगे क्या। मान लीजिए ये एक फिक्स कांस्टेंट नंबर आ रहा है, ए 7 माइनस ए 5, ए 7 माइनस ए 6 डी आया, ए 9 माइनस ए 8 डी आया। थ्रू आउट द सीक्वेंस किसी भी टर्म से उसका प्रीसीडिंग टर्म सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको एक फिक्स कांस्टेंट डी मिल रहा है। तो ये जो सीक्वेंस है ना, यही सीक्वेंस हो जाएगी एपी। क्योंकि आप खुद ऑब्जर्व करके देखिए, अच्छा यहाँ पे एन कैसा होना चाहिए, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन होना चाहिए क्या। अच्छा वन हम ले नहीं सकते क्योंकि एन को वन पुट करेंगे तो ये ए नॉट हो जाएगा, ए जीरो, और ए जीरो हमारे लिए डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पे एन को बेसिकली कहाँ से शुरू होना चाहिए, एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू। और हमें ये बेसिक आइडिया है कि हाँ भाई एन नेचुरल नंबर हमेशा है। तो ये हमने कुछ इस तरीके से मैथमेटिकल वे में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिफाइन कर दिया। अब बात आई कि सर ये जो आपने यहाँ डी लिया ये क्या है, ये तो आप कोई भी कांस्टेंट ले सकते थे, इंटेंशनली इसको डी ही क्यों लिया। ये जो फिक्स कांस्टेंट नंबर हमें मिलता है ना सक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट कर करके, उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट एपी। और इस कॉमन डिफरेंस को हमेशा हम किससे डिनोट करते हैं, डी से ही डिनोट करते हैं। इसका एक स्पेशल नाम है कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट एपी। कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इसे हम, ठीक है। तो किसी भी एपी के लिए अगर बात किया जाए तो एक यूनिक टर्म हमें मिल गया जो कि हो गया कॉमन डिफरेंस। अब ये कॉमन डिफरेंस डिफरेंट डिफरेंट एपीज के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए इस वाले एग्जांपल पे देखिए 1, 11, 21, 31, 41, 51, तो यहाँ पे फिक्स क्वांटिटी क्या थी जो ऐड हो रही थी, 10, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस हो गया 10। ऊपर वाले में गए तो ऊपर वाले में 1, 5, 9, 13, 17, तो वहां क्या ऐड हो रहा था, 4, तो उसके लिए कॉमन डिफरेंस हो गया 4। तो कुछ इस तरीके से एपी को हमने डिफाइन कर दिया। अब बात आती है कि चलिए ठीक है आपने एपी को डिफाइन तो कर दिया सर, अब कुछ ऐसी चीजें बताइए जो और इसको थोड़ा सा आगे ले जाने में हमारी मदद कर सके। तो अभी तो हमारे पास कुछ थोड़े बहुत बेसिक आइडियाज हैं जो आप 10th में पढ़ के आए हैं, फिर उनसे डील करने के बाद हम थोड़ा सा इसको आगे एक स्टेप लेके चलेंगे। चलिए सबसे पहली बात आई, आप अगर ऑब्जर्व करें कॉमन डिफरेंस कैसा नंबर है, वो नंबर जो ऐड होता जाएगा सीक्वेंस आती जाए, तो कहीं ना कहीं अगर मुझे सिर्फ पहला टर्म पता चल जाए सीक्वेंस का और उसमें मेरे को कॉमन डिफरेंस पता है तो वही कॉमन डिफरेंस ऐड करता जाऊंगा और मेरी पूरी की पूरी सीक्वेंस बन जाएगी, है ना। तो हम एक काम करते हैं, एक स्टैंडर्ड जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होनी चाहिए उस पर थोड़ी सी बात करके देखते हैं। मान लेते हैं सपोज ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी एंड बी बी इट्स कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, तो आप एक चीज सोचिए, अगर एपी का पहला टर्म ए है तो मान लेता हूं एपी को मैं ए एन से डिनोट करता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म ए आ गया।
अब कॉमन डिफरेंस का क्या काम है, आप इसे फर्स्ट टर्म में ऐड करेंगे सेकंड आएगा, सेकंड में ऐड करेंगे थर्ड आएगा, थर्ड में ऐड करेंगे फोर्थ आएगा। तो इसका मतलब अगला टर्म आना चाहिए ए प्लस डी। इसका अगला टर्म क्या आना चाहिए, फिर से डी ऐड कीजिए, ए प्लस टू डी। फिर अगला टर्म आएगा ए प्लस थ्री डी, फिर अगला टर्म आएगा ए प्लस फोर डी। और यही प्रोसीजर चलता जाएगा जब तक हमें चाहिए। फाइनाइट सीक्वेंस बनानी है तो इंडिकेट कर देंगे कि हाँ भाई टोटल 20 टर्म चाहिए, 50 टर्म चाहिए, 100 टर्म चाहिए। अगर इनफाइनाइट जाना है तो इसे इनफाइनाइटली जाने दीजिए, ये अप टू इन्फिनिटी चलता जाएगा। अब बात आई कि ये चलिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट मिल गया मुझे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, कि अगर मुझे फर्स्ट टर्म दे दिया जाए ए कोई भी नंबर हो सकता है, कॉमन डिफरेंस डी भी कोई भी नंबर हो सकता है, तो अगर मैं डी को ऐड करता जाऊं तो मेरी पूरी की पूरी सीक्वेंस बनकर आ जाती है। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, इसका जो पहला टर्म है वो हो गया ए, सेकेंड टर्म हो गया ए प्लस डी, थर्ड टर्म हो गया ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म हो गया ए प्लस थ्री डी, फिफ्थ टर्म हो गया ए प्लस फोर डी। अब जरा देखिए, ऑब्जर्व करते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न यहां पर भी। अगर मैं सेकेंड टर्म निकाल रहा हूं, अच्छा ऑब्जर्व कीजिए, ए तो सभी जितने भी टर्म्स है सब में ए दिखाई दे रहा है आपको, बस चेंज कहां आ रहा है, डी के कोफिशिएंट में। यहां पे डी का कोफिशिएंट जीरो क्योंकि डी है ही नहीं, यहां पे डी का कोफिशिएंट वन, डी का कोफिशिएंट टू। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, अगर मैं थर्ड टर्म निकालता हूं तो डी का कोफिशिएंट क्या है, टू। फोर्थ टर्म में डी का कोफिशिएंट थ्री, अरे फिफ्थ टर्म में डी का कोफिशिएंट फोर। तो मैं जनरली समझ पा रहा हूं कि अगर मैं कोई भी टर्म निकाल रहा हूं तो डी का कोफिशिएंट उससे एक कम आ रहा है, और ए तो सबके पास है ही। तो अब देखिए जरा, अगर मान लीजिए मुझे ए 100 निकालना है तो वो क्या आएगा, ए प्लस 100 से एक छोटा नंबर 99 डी। अगर मुझे ए 50 निकालना है तो ए प्लस 50 से एक छोटा नंबर 49 डी। तो कुछ इस तरीके से सारे टर्म्स आ जाएंगे इस सीक्वेंस के। तो अगर मुझे एक जनरल टर्म चाहिए, जनरल टर्म यानी कि एक ऐसा फॉर्मूला बना लूं जिसमें एन की वैल्यू रखो तो कोई भी टर्म निकल जाए, तो वो क्या होना चाहिए, ए एन। एन वो वेरिएबल हो गया जिसे हम वैल्यूज असाइन करेंगे कि मुझे कौन सा टर्म निकालना है। अब सोचिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए सबके पास है, हाँ अगर यहाँ एन आया है तो डी का कोफिशिएंट इससे एक छोटा होगा। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है जनरल टर्म का फॉर एनी एपी जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ठीक है। और ये जो डी है ये हो गया कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। ये हमारे पास एक जनरल टर्म का फॉर्मूला आ गया जिसके चलते रहते मैं किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी टर्म जो भी आप पूछ ले मुझसे, 50वां, 100वां, 150वां, कोई भी टर्म निकाल के दे सकता हूं इस फॉर्मूले की हेल्प से। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इस पे। एग्जांपल, फाइंड द 101th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस हमारे पास वही ले लेते हैं अभी जो ली थी हमने, 1 4, अच्छा 1 5 ली थी ना 4 कॉमन डिफरेंस के साथ। तो 1 5 फिर 9 फिर 13 फिर 17 एंड सो ऑन, ये चली जाएगी। जरा आप ऑब्जर्व करके देखिए ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें कौन सा नंबर ऐड हो रहा है, 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 + 4 17, यानी कि 4 ऐड करते जाइए पूरी सीक्वेंस बनती चली जाएगी। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस आया डी, वो क्या आ गया 4, और फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 1। अरे भाई अभी हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला देखा था, ए एन क्या था वो, ए प्लस एन निकाल रहा हूं तो डी का कोफिशिएंट उससे एक छोटा, तो एन माइनस वन इंटू डी। यहां पे सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, ए क्या है हमारे पास 1 प्लस एन माइनस वन और डी हो गया 4। इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 + 4 इंटू एन 4n माइनस 4, तो ये ओवरऑल आ गया 4n, 1 - 4 - 3n, सॉरी यहाँ पे n आएगा 4n - 3। तो कुछ इस तरीके से देखिए हमने क्या किया, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला निकाल लिया। अब क्या करें सर, जनरल टर्म का फॉर्मूला तो निकल गया, अगर जनरल टर्म पता चल गया इसका मतलब सारे टर्म पता चल गए ना भाई। जो टर्म निकालना है एन को वो वैल्यू आप दे दीजिए। जैसे इसको एक बार वेरीफाई करके देखते हैं, हमारा थर्ड टर्म क्या था 9, एन को 3 पुट कीजिए तो जरा, 4 3 12, 12 - 3 9, काम कर रहा है यार। एन को अगर मैं 5 पुट करूं तो फिफ्थ टर्म 17 आना चाहिए, 5 पुट करते हैं, 5 × 4 20, 20 - 3 17। तो आप देखिए मुझे इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म निकालना है तो एन को जस्ट वो वैल्यू दूंगा, वो टर्म निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काम का हो गया कि अगर मुझे बस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है, मैं उस सीक्वेंस का कोई भी टर्म निकाल के आपको दे सकता हूं। अब हमें क्या निकालना था, 101 टर्म, यानी कि एट n =
101 पुट करते हैं, A101 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 101 इंटू 4 माइनस माइनस हो जाएगा 3, तो ये हमारे पास आ गया 401 और यही इस सीक्वेंस का क्या हो गया 101 टर्म। देखिए ये हम आसानी से निकाल पाए। अगर मुझे जनरल टर्म का फॉर्मूला पता है किसी भी एपी के लिए तो मैं उसका जो मन चाहा टर्म जो मुझे चाहिए, क्वेश्चन की डिमांड हो या फिर हमें निकालना हो, हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये तो एक बेसिक सा आइडिया आ गया कि किसी भी सीक्वेंस का अगर मुझे कोई टर्म निकालना है, अगर वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो मेरे पास एक जनरल टर्म का फॉर्मूला है जिसके चलते रहते मैं वो टर्म कभी भी निकाल सकता हूं। अब देखिए कहानी थोड़ा सा ना बदल सकती है। कैसे? ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है ये जनरल टर्म का फॉर्मूला तो है, लेकिन हम टर्म्स कैसे काउंट करते हैं? फ्रॉम फ्रंट। तो इसका मतलब अगर मैं ए एन निकाल रहा हूं तो उसका मतलब वो ए एन कहां से आ रहा है? फ्रॉम फ्रंट। कई बार क्या होता है ना, हमें क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाता है कि आप फ्रॉम बिहाइंड बताइए टेंथ टर्म क्या है। जैसे मान लीजिए मैं एक बेसिक एग्जांपल ही लेता हूं, उस पर भी एग्जांपल मान लेते हैं कि फाइंड टेंथ टर्म फ्रॉम बिहाइंड। Find 10 term from behind of the sequence sequence हम ले लेते हैं an is equals to 135, जो ऑड नंबर्स की सीक्वेंस थी उस पे लेके काम करके देखते हैं 1 3 5 7 9, ऐसे ही करते करते मान लेता हूं कि ये सीक्वेंस हमारे पास आ गई 321 तक। ठीक है, तो मुझे पता करना है कि ये सीक्वेंस तो चलिए ठीक है, सीक्वेंस एपी भी है, हमें दिख रहा है 2 ऐड होते जा रहे हैं सारे ऑड नंबर्स की, ऑड नेचुरल नंबर्स की एक सीक्वेंस बन गई, तो ये एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है 2, फर्स्ट टर्म क्या है 1। अब बात आती है कि अगर मुझे कोई बोलता फाइंड 10 टर्म, तो जनरली अगर 10 टर्म की बात आए तो शुरू से होती तो वो मैं आसानी से निकाल सकता था, लेकिन अब मुझे इसने क्या बोल दिया फाइंड 10 टर्म फ्रॉम बिहाइंड। अगर मुझे 10th टर्म फ्रॉम बिहाइंड निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए इस तरीके से हमारे पास अब दो तरीके हो सकते हैं। अब वो दो तरीके कैसे हैं? एक तरीका तो ये है कि आप इस पूरी सीक्वेंस को ही रिवर्स कर दीजिए। जैसे ही आप पूरी सीक्वेंस को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो जो हम पीछे से 10वां टर्म निकाल रहे थे अब वो हमारा क्या हो जाएगा? आगे से 10वां टर्म फ्रॉम फ्रंट। तो अगर मान लेता हूं मैं एक नई सीक्वेंस लेता हूं बी एन, जो इसे जस्ट रिवर्स ऑर्डर में लिख देता हूं 321। अब एक चीज सोचिए, जब आप इसका जस्ट जैसे 7 है, 7 का प्रीसीडिंग टर्म निकालना है तो क्या करेंगे? 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आगे जाना है तो कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, पीछे आना है तो कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 9 का पहला टर्म 7, 2 सब्ट्रैक्ट करके। तो सिमिलरली 321 का जस्ट प्रीसीडिंग टर्म क्या आ जाएगा? 321 का 319, फिर 317, कुछ इस तरीके से आएगा जिसे मैं रिवर्स करके लिख रहा हूं। अब यही सीक्वेंस कहां जाके एंड होगी? 531। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने क्या किया, इसी सीक्वेंस को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि अगर मैं किसी एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिख देता हूं तो जो सीक्वेंस आती है रिजल्टिंग सीक्वेंस वो भी क्या होती है? एक एपी होती है। बस बात अब थोड़ी सी चेंज हो गई कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो हो गया 321 और कॉमन डिफरेंस अगर बात की जाए D2 तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? -2। क्योंकि आप देखिए अब इसमें आप -2 ऐड करेंगे तभी आएगा, फिर -2 ऐड करेंगे तभी आएगा, ऐसे ही एंड सो ऑन। जो फिक्स कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा वो क्या हो गया? -2 हो गया। तो जैसे ही मैंने एपी को रिवर्स लिखा तो कॉमन डिफरेंस मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, बस उसका साइन बदल गया। फर्स्ट टर्म तो खैर चेंज हो गई क्योंकि आप रिवर्स लिख रहे हैं। अब सोचिए जो इसका फ्रॉम बिहाइंड 10 टर्म था वो अब इसका फ्रॉम फ्रंट 10 टर्म हो जाएगा। तो अब अगर मुझे शुरू से ही 10वां टर्म निकालना है तो सिंपल सी अप्रोच है, इसका जनरल टर्म लिखता हूं बी एन इज इक्वल टू बी प्लस बी, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसके फर्स्ट टर्म को मैंने बी नाम दिया, इसलिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी नहीं लिख के बी प्लस एन माइनस वन इंटू इसका कॉमन डिफरेंस है D2। तो ये फॉर्मूला आ गया। जरा बी की वैल्यू पुट कीजिए, बी हो गया हमारे पास 321 प्लस एन माइनस वन और D2 क्या है? D2 है -2। प्रोडक्ट कर देते हैं भाई, तो ये हो गया 321 -2 इंटू एन -2n माइनस माइनस प्लस 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 323 -2n। आप चाहें तो इस फॉर्मूले को वेरीफाई करके देख सकते हैं। जैसे ये bn का फॉर्मूला आया, आप b1 निकाल करके देख लीजिए, n को 1 पुट कीजिए, 323 -2 321 आ रहा है, इसका मतलब काम कर रहा। अब मुझे कौन सा टर्म निकालना था? 10th टर्म। तो n को हम क्या पुट करेंगे? n को आप जैसे ही 10 पुट करेंगे तो इसका जो फ्रॉम फ्रंट 10 टर्म आएगा वो आ जाएगा 323
माइनस 2 इंटू 10 20 विच इज 303। इसका मतलब इस सीक्वेंस का जो आगे से 10वां टर्म है ना इधर से, वो क्या आया 303। तो अगर इस सीक्वेंस का आगे से 10वां टर्म 303 है तो इस सीक्वेंस का पीछे से 10वां टर्म होगा 303। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कुछ इस तरीके से हमने एपी के एनएट टर्म के फॉर्मूले का यूज किया। अब जरा सोचिए कि चलिए ये तो एक टेक्निक हो गई कि मैंने क्या किया, सीक्वेंस को ही रिवर्स करके लिख दिया। तो जो मैं पीछे से 10वां टर्म निकाल रहा था अब वो आगे से 10वां टर्म हो गया। लेकिन क्या सीक्वेंस को रिवर्स किए बिना भी कुछ और पॉसिबल है क्या? हाँ, जरूर पॉसिबल है। उस पर भी थोड़ी सी बात करके हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए, इसके लिए हम एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एनी एपी, फॉर एनी, अच्छा इसमें अब फॉर एनी फाइनाइट एपी होना चाहिए। क्योंकि आप एक चीज सोच के देखिए, अगर इनफाइनाइट टर्म्स हैं तो मैं पीछे से 10वां 15वां 20वां टर्म कैसे निकालूंगा? वो तो टिल इन्फिनिटी जा सकती है ना, हो सकता है नेगेटिव इन्फिनिटी भी चली जाए, वो डिपेंड करेगा कॉमन डिफरेंस पे। तो फॉर एनी फाइनाइट एपी, हाँ, द rth टर्म फ्रॉम एन विल बी, अब ये क्या होगा इसके लिए हम बात करते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी एक एपी है जिसमें 9 टर्म्स हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9, 9 टर्म्स हैं। अब मान लीजिए मुझे पीछे से किसी ने बोला कि चौथा टर्म आप निकालिए। तो अभी ये सीक्वेंस छोटी सी है, मैं इजीली देख सकता हूं कि पीछे से जो चौथा टर्म है 1 2 3 4, वो क्या है, A6 है। लेकिन ये जो पीछे से चौथा टर्म है ये आगे से कौन सा टर्म है, क्या हम इस पे बात कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। जरा ऑब्जर्व करके देखें, पीछे से जो चौथा टर्म था वो आगे से कौन सा टर्म है, 1 2 3 4 5 6। जो पीछे से चौथा टर्म था वो आगे से 6 टर्म है। तो क्या इस पे हम डायरेक्ट आ सकते हैं कि अगर ये नंबर्स बदल जाए, 9 टर्म नहीं हो के अगर ये 90 टर्म्स होते, तब भी मैं बता सकूं कि जो पीछे से चौथा टर्म है वो आगे से कौन सा टर्म होना चाहिए? तो हाँ, उस पर बात की जा सकती है। कैसे? आप ऑब्जर्व कीजिए, इस पूरी सीक्वेंस में कितने टर्म्स थे, 9। 9 में से आप वो नंबर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जो पीछे से मुझे जो टर्म निकालना था। तो 9 माइनस 4, ये कितना हो गया भाई, 9 माइनस 4 हो गया 5। लेकिन हमें कौन सा टर्म चाहिए था? इसका जस्ट अगला टर्म है ना हमारा, जो टर्म बनेगा 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब यहाँ पे +1 होना चाहिए। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, अगर मुझे पीछे से चौथा टर्म निकालना है तो आप एक काम कीजिए, सीक्वेंस में जितने टर्म है सब में 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 9 नंबर ऑफ टर्म्स थे, 4 सब्ट्रैक्ट किया 5 +1, वही जो आपकी वैल्यू आएगी यानी कि 6 आई। तो 6th टर्म फ्रॉम फ्रंट बन गया। जो 4th टर्म फ्रॉम बिहाइंड था वो 6th टर्म फ्रॉम फ्रंट बन गया। इसका मतलब अगर मैं यहां पे बात करूं, फॉर एनी फाइनाइट एपी द rth टर्म फ्रॉम एंड विल बी, मान लेता हूं कि चलो एपी में n टर्म्स है तो सबसे पहला काम क्या होगा, n माइनस आर। अब n माइनस आर जैसे किया आपने तो एक टर्म आगे जाना है, तो n माइनस आर प्लस 1th टर्म फ्रॉम फ्रंट ऑफ दैट एपी, वेयर n is the number of terms, number of terms that AP contains। n क्या है वहां पर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है जो उस एपी में है। तो ये हमारे पास एक अप्रोच और हो सकती है कि अगर मान लीजिए किसी एपी में 15 टर्म है, पीछे से पूछा चौथा टर्म, तो 15 माइनस 4 11, 11 प्लस 1 12, यानी कि पीछे से जो चौथा टर्म था वो आगे से 12वां टर्म है। तो अब हमें सीक्वेंस को पलटने की जरूरत नहीं है, जनरल टर्म निकालिए और आगे से 12 टर्म निकाल लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये एक छोटी सी अप्रोच थी जो हमें बेसिकली 10th में पढ़ाई भी जाती है, तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अब बात आती है कि चलिए ठीक है, जनरल टर्म के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया आ गया मुझे। अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं चीजों को लेकर के। अब जरा अगर मैं थोड़ा और आगे जाता हूं तो एक और वर्ड है हमारे पास, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एनी एपी।
मान लीजिए कोई भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और उसके मुझे शुरू के n टर्म्स को ऐड करना है, तो क्या उसके लिए भी हमारे पास कोई फॉर्मूला होता है? हाँ होता है, ये भी हम 10th में पढ़ के आए हैं। तो मान लीजिए अगर कोई भी एपी है, एपी का फर्स्ट टर्म अगर ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो वो एपी कैसी होगी? ए कॉमा ए प्लस डी, अगला टर्म आएगा ए प्लस 2d, अगला टर्म आएगा ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ये एपी चलती जाएगी। और हम क्या निकाल रहे हैं? फर्स्ट एन टर्म्स का सम, यानी कि इसमें टोटल टर्म्स कितने लेने हैं हमें? एन टर्म्स। तो मान लेते हैं कि चलिए इसका जो nth टर्म है वो क्या आ जाएगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपकी एपी हो गई। इसमें आगे और भी टर्म्स हो सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, हमें एन टर्म्स को ऐड करना है ना। तो मान लेता हूं कि चलो ये एक एपी है, इसके मुझे शुरू के एन टर्म्स को ऐड करना है। तो सबसे पहली बात आती है कि जो नोटेशन होगा, जो सम मैं निकाल रहा हूं, उसे मैं डिनोट करूंगा एसएन से। एसएन का मतलब हो गया सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ठीक है, एसएन। इसका मतलब ये हो गया कि इस एपी के जो शुरू के एन टर्म्स है उनको मैं ऐड करूंगा। तो फर्स्ट टर्म क्या है? ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। ऐसे ही करते करते एंड में हमारे पास क्या आएगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हो गया हमारा nth टर्म। इन सारी वैल्यूज को ऐड करके मुझे बताना है कि सम क्या आएगा। अब सोचिए पूरी एपी किस पे डिपेंड करती है? ए और डी पे। तो जैसे ही आप यहाँ पे ए और डी की वैल्यूज बदलेंगे तो जो भी हमें एपी दी जाएगी उसके एन टर्म्स का सम निकल के आ जाएगा। एन भी पता होगा, सामने वाला चला के बताएगा भाई कि हाँ 40 टर्म्स, 50 टर्म्स, 70 टर्म्स, इनका सम आप बताइए। अब जरा एक सवाल है मेरा कि अगर मान लीजिए इन एन टर्म्स को मैं ऐड कर रहा हूं, तो अगर कहीं ना कहीं मैं कुछ भी चीजों को ऐड करता हूं, जैसे मान लीजिए 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 भी 5 होता है। अगर मान लीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 तो ये 6, 3 प्लस 2 प्लस 1 ये भी 6। तो अगर मैं कुछ क्वांटिटीज को ऐड कर रहा हूं तो उनका ऑर्डर चेंज कर देता हूं, तो वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या करता हूं ना, इस पूरे के पूरे सम को एक बार और कैलकुलेट करना चाहता हूं, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। तो अगर मैं ऑर्डर बदलता हूं तो अभी भी सम सेम रहेगा, तो वो भी क्या हो जाएगा? एस एन। हाँ, अब जो लास्ट वाला था उसको पहले लिख लेते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस। इसके जस्ट पहले क्या आएगा? अगर आप ऑब्जर्व करें, जैसे ए प्लस टू डी, इसके पहले ए प्लस डी, तो डी का कोफिशिएंट एक घट गया, तो इसके जस्ट पहले क्या आएगा? ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। फिर इसके पहले क्या आ जाएगा? ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी। और ऐसे ही ये प्रोसेस चलता जाएगा, और एंड में आके जो ये लास्ट टर्म था इसके नीचे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आ गए एसएन, और दोनों का सम सेम आएगा, क्योंकि सिर्फ मैंने ऑर्डर को ही चेंज किया है, तो सम तो बदलेगा नहीं। अब ये जो दो इक्वेशन आए, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं तब क्या होगा? जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो एलएचएस में आप देखेंगे एस एन प्लस एस एन, 2SN इज इक्वल टू। अब यहां पे देखिए इसका जो पहला टर्म है उसको इसके पहले टर्म से ऐड करते हैं, इसके दूसरे टर्म को इसके दूसरे टर्म से, इसके तीसरे टर्म को इसके तीसरे टर्म से, करस्पॉन्डिंगली सारे टर्म्स को मैं ऐड करता हूं। तो आप अगर ऑब्जर्व करेंगे ना, ये दोनों ऐड होके बनते हैं 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फर्स्ट दो टर्म्स को ऐड किया तो ये बना। आप इन दोनों को ऐड कीजिए तब भी ये सेम क्वांटिटी बनेगी, 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। प्लस आप इन दोनों को ऐड कीजिए, यही सेम क्वांटिटी बनेगी, 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सिमिलर प्रोसेस में अगर मैं एंड तक कुछ इसी तरीके से सबको ऐड करता जाऊं तो सबका सम सेम आएगा। लास्ट में भी आप ऑब्जर्व कीजिए, लास्ट वाले दोनों ऐड होके बनेंगे 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इन सबका सम सेम आया, और ये टोटल कितने थे? n टर्म्स। इसका मतलब n टाइम्स ये क्वांटिटी ऐड होगी, और n टाइम्स ये क्वांटिटी ऐड होगी तो 2SN इज इक्वल टू आ गया n 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब जरा ऑब्जर्व कीजिए, मुझे क्या निकालना था? सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि Sn। तो ये 2 यहां अगर प्रोडक्ट में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो Sn इज इक्वल टू आ गया n बाई टू 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और यही हमारा फॉर्मूला हो गया फॉर जनरल टर्म, सम ऑफ एन टर्म्स। जनरल टर्म का फॉर्मूला तो हम पहले देख चुके थे, तो ये फॉर्मूला क्या हो गया? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ये फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले में अगर आप देखेंगे एन का यूज हुआ, एन मतलब जितने टर्म्स को ऐड करना है, 50, 70, 90, जो भी सामने वाला आपको देगा।
ए और डी आपको पता होगा क्योंकि मुझे एपी पता है। अगर ए और डी पता होगा तभी तो मैं उस सम को कैलकुलेट कर पाऊंगा ना। तो एक फॉर्मूला तो हमारे पास एस एन का ये आ गया कि हाँ, अगर कोई भी एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी है, तो उसके अगर मान लीजिए एन टर्म्स को ऐड करना है फ्रॉम फ्रंट, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। अब थोड़ा सा इसी फॉर्मूले पे और बात करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर्मूला क्या निकला, मान लेता हूं कि चलिए जो एपी थी मेरी वो ये थी, ए एन ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। मान लेता हूं कि चलिए मैंने सम ऑफ एन टर्म्स निकाला, तो मैं अज्यूम करता हूं कि ये जो आखिरी टर्म था ना, इसको मैंने एल नाम दे दिया, लास्ट टर्म जो था, ठीक है, एल। फर्स्ट टर्म ए, लास्ट टर्म एल। अब इसमें टोटल कितने टर्म है, एन। अगर आपको कोई बोलता है कि इन्हें ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला हो गया। अब बात आती है कि उस एल का कोई यूज कर सकता हूं क्या, जिसको मैंने लास्ट टर्म से डिनोट किया है। तो जरा देखिएगा, ये एन बाई टू, इस टू ए को अगर मैं ए प्लस ए लिखता हूं तो यहां हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जरा देखिए, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हाँ, अब देखिए ये जो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखा है, यही तो हमारा l है ना। तो फॉर्मूला क्या हो गया, n बाई टू ए प्लस एल। यानी कि अगर मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, और मुझे n टर्म यानी कि जो nth टर्म है वही लास्ट टर्म होगा, ऑब्वियस है कि n टर्म्स को ऐड कर रहा हूं तो लास्ट टर्म nth टर्म ही होगा ना। तो अगर मुझे उस समय पे एडिशन का फॉर्मूला चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। यहाँ पे a क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, और यहां पे L क्या हो गया हमारे पास, लास्ट टर्म, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं nth टर्म, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म ही n है ना। और यहां पे अगर बात करेंगे तो ये आपका A जो है ये क्या हो जाएगा, A हो गया हमारा फर्स्ट टर्म और D हो गया कॉमन डिफरेंस। तो कुछ इस तरीके से इन दोनों फॉर्मूले का यूज किया जा सकता है। जब मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बारे में बात की जाए तो ये फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के बारे में बात की जाए तो ये फॉर्मूला, जिसके बारे में हम बात करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूलाज आ गए, एक हो गया जनरल टर्म का फॉर्मूला, एक हो गया सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला। अब इन्हीं फॉर्मूलाज पे पूरा का पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो बेस है वो टिका हुआ है। इसी पे हम आगे काम करके पूरे के पूरे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे।